देखिए चैप्टर नंबर 9 में हमने अभी तक दो टॉपिक्स को कवर किया है, दो लेक्चर्स के अंदर। फर्स्ट वाला था हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल ट्रेड की कहानी शुरू कहां से हुई थी और हम आज कौन से स्टेज पर खड़े हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने बात की थी बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की, कि इंटरनेशनल ट्रेड किन किन पिलर्स के ऊपर किन किन कारणों से एग्जिस्टेंस में आया। आज हम बात कर रहे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि अगर हमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार को स्टडी करना हो, इसके बारे में जानना हो, तो इसकी क्या क्या पहचान है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसके फीचर क्या क्या है, हम इंटरनेशनल ट्रेड को किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, इसको किस तरह से हम पढ़ सकते हैं, इसको कैसे हम समझ सकते हैं। तो देर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय व्यापार तक पहुंचने के या इसको समझने के जो हैं वो 3 इंपॉर्टेंट इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मैं तीनों को यहां पर एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट लिखा यहां पर वो लिखा है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, कि जितनी भी चीजों को बेचा या फिर खरीदा जा रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसकी वॉल्यूम क्या है। मैं डिटेल में पहले पढ़ लेता हूं, फिर इस पर बात करते हैं। इट इज मेजर्ड सिंपली एज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड। However, actual tonnage of traded goods makes up the volume, but services traded cannot be measured in tonnage. देखो सबसे पहली बात ये समझनी है हमें कि हम गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड जब करते हैं, हम चीजों को तो बोरी में भर करके क्या करते हैं, बोरा भर के कंटेनर्स में भर के उसको बेच लेते हैं। भाई अगर हमें फसलें बेचनी है तो हम मक्का को क्या करेंगे, हम कनक को क्या करेंगे, हम चावल को बोरी में बंद करेंगे, उसका वेट करके हम उसको बेच देते हैं। बट सर्विसेज को कैसे बेचा जाए या फिर उसको कैसे, उसको उसकी मेजरमेंट कैसे की जाएगी। जैसे भाई इंडिया में साइंटिस्ट अच्छे होते हैं तो इंडिया चाहता है कि मैं अपने अच्छे साइंटिस्ट को अमेरिका को बेच दूं। तो कोई साइंटिस्ट जाकर के अमेरिका में अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसको सेवा दे रहा है, अपनी वहां पर जाके काम कर रहा है, उसके काम को कैसे नापा जाएगा कि कितने टन काम किया इस इंसान ने, कितने किलो काम किया इसने, ऐसे थोड़ी बात होगी। तो जितने भी गुड्स को हम ट्रांसफर करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसकी ट्रेडिंग करते हैं, तो गुड्स को तो टनेज के अंदर मेजर किया जाता है कि इतने टन चीजें हमने बेच दी हैं, इतने टन खरीद लिए हैं। लेकिन सर्विसेज को इस तरह से वेट्स के अंदर मेजर नहीं किया जा सकता है। तो फिर भी जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है उसमें यह चीज देखी जाती है कि किस कंट्री ने कितने टन चीजों को बेचा है और कितने टन चीजों को खरीदा है। तो जिस कंट्री में जितने ज्यादा टन सामान जा रहा है या फिर जितने ज्यादा टन सामान अंदर आ रहा है, उसी भारी अमाउंट को वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई कंट्री ए है, वो 100 टन चीज बाहर भेज रही है और 100 टन बाहर से खरीद रही है, तो उसका व्यापार जो वॉल्यूम है वो छोटा है, उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, उसका साइज छोटा है। वहीं पर अगर कंट्री बी है, वो 1.5 लाख टन सामान बाहर बेच रही है और 1.5 लाख बाहर से ले रही है, तो उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या है, काफी बड़ा है। तो वॉल्यूम का मतलब कितने बड़े स्केल पर ट्रेडिंग हो रही है उस कंट्री के अंदर। पहला एस्पेक्ट है कि कितनी चीजें जा रही हैं और कितनी चीजें बाहर से आ रही हैं। इसी की गिनती को, इसी के लेखे जोखे को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कहते हैं। सेकंड पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। कंपोजिशन का मतलब क्या है, अर्लियर प्राइमरी गुड्स वर मोर इन टोटल ट्रेडेड गुड्स, देन there was dominance of manufactured goods, and now there is dominance of service sector which includes transportation and other commercial services. देखो शुरू शुरू में जब इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्टेंस में आया तो तब कंट्रीज क्या बेचा करती थी, तब हर कंट्री के पास फसलें होती थी बेचने के लिए। खेतों पर जो चीज उगाई जाएगी उसी को बेचा जाएगा। मसालों को बेचना, फसलों को बेचना, फूड ग्रेन्स को बेचना। तो स्टार्टिंग में जब इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्टेंस में आया या फिर इसका जब वजूद में आया, तो उस टाइम पर एग्रीकल्चरल गुड्स ज्यादा तौर पर ट्रांसपोर्ट की जाती थी, उनको बेचा जाता था। धीरे धीरे जब फैक्ट्रीज लगी, जब चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, तो फिर फसलों की जगह पर ज्यादा सामान क्या बेचा जाने लगा, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। फैक्ट्रीज के अंदर जो सामान बनता था वो सामान ज्यादा खरीदा और बेचा जाने लगा उसके बाद। और आज के टाइम पर जो जितनी भी चीजें हम बाहर बेचते हैं, उनमें जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे टॉप पर रहता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी स्किल्स को लेकर के फॉरेन कंट्रीज के अंदर निकल जाते हैं, वहां पर जाकर के अपनी, उनके पास जो स्किल्स होती हैं, उनका जो टैलेंट होता है, वो उसका यूज करते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर जाकर के।
मान के चलो कि इंडिया के अंदर कोई डॉक्टर है, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस देता है, वो क्या करेगा, किसी अच्छी कंट्री में जाकर के खुद शिफ्ट हो जाएगा वो, और वहां पर जाकर के अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से अब ये जो थर्ड स्टेज है इंटरनेशनल ट्रेड की, इसके अंदर सर्विस सेक्टर ज्यादा डोमिनेंस में आया है। ठीक है, तो स्टेज 1 में क्या होता था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ज्यादा ट्रेड किए जाते थे। मान के चलो कि एक जहाज के अंदर सामान बेचा जा रहा है, तो उसमें 90% जो सामान होता था वो कौन सा होता था, खेतों से कमाया हुआ जो सामान होता था, खेतों से उगाई गई फसलें होती थी। फिर स्टेज 2 में क्या हुआ कि अगर कोई जहाज बाहर सामान लेकर के जा रहा है, तो उसमें मैक्सिमम सामान कौन सा होता था, उसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होती थी जो फैक्ट्री से बनकर के आती थी। आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो मैक्सिमम जो चीजें बेची या खरीदी जा रही हैं वो क्या है, सर्विसेज हैं। लोगों की जो स्किल्स हैं वो आज की डेट में ज्यादा वैल्यूएबल मानी जाती है। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब है कि जितनी भी चीजें खरीदी या बेची जा रही है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उनमें किस टाइप की चीजें ज्यादा हैं और कौन सी टाइप की चीजें कम हैं। इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। कि मैं एक टोकरी भर के चीजें बाहर भेज रहा हूं, उस टोकरी में कौन कौन सी चीज मैंने भरी हुई है, वो है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। और लास्ट का इसका जो एस्पेक्ट है वो है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। इस पे लिखा है, अर्लियर वैल्यूएबल गुड्स एंड आर्टिफैक्ट्स वर एक्सपोर्टेड to European countries by the developing countries. Later, in the 19th century, manufactured goods from European countries were exchanged with foodstuffs and with raw material from their colonies. देखो किस दिशा में किस टाइप की चीजें फ्लो हो रही हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। इसे कहते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। देखो स्टार्टिंग में क्या होता था, जितनी भी एशियन कंट्रीज थी या फिर अफ्रीकन कंट्रीज थी, इनके अंदर बहुत वैल्यूएबल मसाले उगाए जाते थे। तो ये लोग क्या करते थे, मसालों को लाद करके उनको वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ बेचा करते थे ये लोग। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, ये लोग रॉ मटेरियल कॉटन एंड सिल्क का व्यापार करने लगे, किसके साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, यूरोपियन नेशंस के साथ। अब यूरोप में क्या होता था, फैक्ट्रीज लगी हुई थी वहां पर, उन फैक्ट्रीज में सामान बनता था, वहां से सामान बनने के बाद इन कंट्रीज की तरफ क्या आने लगा, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आने लगी। तो व्यापार की दिशा आपको समझ आ रही है ना, एशियन कंट्रीज से यूरोप की तरफ क्या जाने लगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कॉटन उगा लिया वो बेच दिया, सिल्क उगाया उसको बेच दिया, मसाले उगाए उनको बेच दिया। और यूरोप से एशियन कंट्रीज की तरफ क्या आने लगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, बनी हुई चीजें, फैक्ट्रीज में जो चीजें बनती थी उनकी दिशा क्या थी, यूरोप से इंडिया की तरफ, यूरोप से एशिया की तरफ, यूरोप से अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ आना। और इन कंट्रीज से वहां पर क्या जाता था, रॉ मटेरियल। तो इस तरह से व्यापार की दिशा जो है वो नेचर ऑफ गुड्स को भी डिसाइड करती है कि किस दिशा में कौन सी चीजें जा रही हैं। समझिए मेरी बात को, जितनी भी कम डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को क्या करती हैं, बाहर बेचती हैं, और बाहर से आता क्या है, टेक्निकल गुड्स आती हैं, टेक्नोलॉजिकल स्टफ जो है बाहर से अंदर उसको इंपोर्ट किया जाता है। तो दिशा, मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर।